नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने फिर से सीटेट से संबंधित पेडागोजी के क्वेश्चंस लेकर। आपको पता है कि हम लोगों ने 2016 का पेपर देख रहे थे। हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 2016 का पेपर में हम लोगों ने 10-10 क्वेश्चन को पेडागोजी को सॉल्व किया था। 2 सीरीज आ चुके हैं, ये तीसरा सीरीज है। ठीक है, नहीं 10-10 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी के। तो मैंने सोचा था कि वीडियो छोटी छोटी हो, इसलिए और अच्छे से डिस्कशन हो पाए। मेन बात है कि 30 क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में करा दूं या 15 क्वेश्चन करा दूं, लेकिन अच्छे से डिस्कस नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने 10-10 क्वेश्चन को कराया था और ये आज हमारा उसका लास्ट पार्ट है। चलिए, अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर प्रीवियस वीडियो जितने भी हैं उसको आपने नहीं देखा है तो एक बार जा करके आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो चलिए, देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ तक का प्रश्न हम लोगों ने कर लिया था, अब आगे का हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा और आज का पहला प्रश्न, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ऑप्शन नंबर बी है हम लोग को शिक्षा विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। ऑप्शन नंबर थर्ड है शिक्षक और आकलन के समान मानक और तरीके हों। और ऑप्शन नंबर हमारा डी है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। तो इसमें से कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। ठीक है, आपको कौन सा आंसर लगता है, या आपको आंसर अगर पता है तो वो बताइए। ठीक है, चलिए हम लोग इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चों से जो है बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ठीक है, क्या अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि आप मान लीजिए पढ़ाते हैं तो आप अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक खुश, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, आप सीटेट का प्रश्न सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप उसको अपने ऊपर ले लीजिए। यानी कि अगर आप शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे उस चीज़ को ये देखिए कि आप उस परिस्थिति में क्या करेंगे, या आप खुद ही शिक्षक हैं। मान लीजिए कि ये शिक्षक को चाहिए कि, यानी कि मुझे चाहिए कि आप मान लीजिए कि मैं करूँगा, तो यहाँ क्या करेंगे आप कि अपने शैक्षिक जो बच्चे हैं उनको अलग अलग चीज़ें, ठीक है, कठोर नियम ये सब करने की जरूरत नहीं है, उनसे बातचीत करें। अलग अलग व्यक्ति की विभिन्नता वाले बच्चे हैं, उनसे बात करिएगा तो हमें उनके दृष्टिकोण को समझने को जो है मौका मिलेगा। और उनके दृष्टिकोण को सिर्फ समझना नहीं है, उनको महत्व भी देना है। उनसे बातचीत कीजिए, जैसे अलग अलग तरह के बच्चे हैं उनको उनसे बात कीजिए और उनके जो दृष्टिकोण है उसको महत्व दीजिए। तब जो हमें व्यक्ति की विभिन्नता से, यानी कि अलग अलग विचारों वाले, अलग अलग स्वभाव वाले, अलग अलग तरह के बच्चे से, अलग भाषा वाले सभी बच्चों को जो है उनसे विभिन्नता से निपटने में हमको मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है हमारा, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि ऑप्शन, यह केवल वर्ष में एक बार वर्ष के अंत में हो। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी की उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। ऑप्शन नंबर थर्ड, इससे विद्यार्थियों में भय तनाव का संचार हो। ऑप्शन नंबर डी है, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त हो। तो इसका आंसर क्या है, जल्दी से फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो हम लोग यहाँ आंसर टेक्स्ट लिखते हैं। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि जो आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है तब जब विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो। ठीक है, मान लीजिए जैसे क्या, मान लीजिए अगर बात, अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए देखिए, आकलन उद्देश्यपूर्ण होगा किसी भी चीज़ का इवोल्यूशन जो हम लोग करते हैं, मतलब आकलन करते हैं, सीधी बात। तो जब आकलन करेंगे तो उसके क्या, उसका उद्देश्यपूर्ण होगा कि तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, वर्ष के अंत में हो, ऐसा तो नहीं हो। विद्यार्थियों में तनाव का माहौल, भय का माहौल उत्पन्न करना, ये सारी चीज़ें तो नहीं है उसका लक्ष्य। तो आपका लक्ष्य है कि जो है बच्चों से फीडबैक प्राप्त हो कि हाँ अधिगम कैसा हो रहा है, पढ़ाई कैसी हो रही है, शिक्षा उनको जो मिला है, ज्ञान मिला है वो सही से मिल रहा है कि नहीं। और शिक्षक, एक तो विद्यार्थियों से फीडबैक प्राप्त हो, दूसरा शिक्षकों से विद्यार्थी को मिल सके, बच्चों को, कि हाँ उनको भी लग सके, शिक्षक बताएंगे कि हाँ कैसा अधिगम हो रहा है, कैसा परफॉर्मेंस है किस बच्चे का। तो ये भी, यानी इससे विद्यार्थी और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त होना चाहिए एक दूसरे से। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ये प्रश्न मैं आपको कम से कम मैं 3-4 बार करा चुका हूँ, 2-3 बार तो इसके पहले के प्रीवियस ईयर के पेपर में भी आ चुके हैं। ये प्रश्न बहुत पूछता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ठीक है,
और इसके अलावा भी मैंने कराया हुआ है, तो किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। चलिए फटाक से आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो हम लोग देते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुविधादाता, फैसिलिटेटर। जैसे कि मैंने बोला है कि फैसिलिटेटर की जो है भूमिका होती है, ना कि सत्तावादी, अधिनायकीय, ये सारी चीज़ें नहीं होती। वो बच्चों को क्या करता है, शिक्षक एक सुविधा प्रदान करता है। जैसे कि एनसीएफ कहता है कि बच्चे ज्ञान का सृजन खुद करते हैं, ठीक है, खुद से ज्ञान को जो है क्रिएट करते हैं। बस आपको जो है उनको सुविधा प्रदान करना है, एक जो है माहौल देना है ज्ञान क्रिएट करने का, ठीक है। बच्चों को बाहर के जीवन से जोड़ करके ज्ञान को जो है अधिगम कराना है। अगला प्रश्न, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम ऑप्शन के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। ऑप्शन नंबर सी है पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी का एकमात्र निर्धारक होती है। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, क्या होगा। चलिए हम लोग आंसर डिस्कस कर लेते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि पर जो है कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है। अब देखिए क्वेश्चन डिस्कस कहता है कि रिसर्च जो है बताते हैं, रिसर्च सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। यानी देखिए, अगर रिसर्च बताता है कि देखिए मान लीजिए आपको अपने बच्चे से अपेक्षाएं हैं, या कोई शिक्षक को अपने बच्चों से अपेक्षाएं हैं, तो उसका बच्चों के अधिगम पर क्या प्रभाव है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चे आपकी सोच से थोड़े ना करेंगे कि हाँ, आप मान लीजिए कोई बच्चे से अपेक्षा करेंगे सारे बच्चे टॉप कर जाएं, सारे बच्चे जो है 95% लाएं, 100% ले आए, ठीक है। तो उससे थोड़े ना अधिगम होगा बच्चों का, सारी चीजें समझ जाएं। सोच से नहीं होगा, आपके कार्य करने से होगा। आप वैसा माहौल दीजिएगा, वैसा कार्य कीजिएगा, वैसा अधिगम कराइएगा, तब होगा। तो यही पूछ रहा है कि अनुसंधान सुझाते हैं कि विविध कक्षा में अलग अलग प्रकार के जो कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षक की जो अपेक्षाएं होती हैं या शिक्षिका की जो अपेक्षाएं होती हैं वो विद्यार्थियों का अधिगम कोई प्रभाव, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा, देखिए सीटेट का प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। एक्चुअली में आपके हमारे लिए तो ये प्रश्न बहुत ही आसान होने चाहिए, क्योंकि हम एक तो इसमें से बहुत सारे लोगों ने एनएस से डीएलएड किया है, तो उनको इतना ना परेशान किया गया है, उनको इतना ज़्यादा क्लास में आप लोग पहले से ट्रेंड थे, यानी कि अपने स्कूल में पढ़ाते थे, तो उतना एक्सपीरियंस था आप लोग। उसके अलावा आपने जब एक डिग्री ले ली तो उसमें भी काफ़ी पढ़ा है आपने, एग्जाम दिया है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आपके तो अभी दिमाग में बहुत ताज़ा होनी चाहिए। जो पहले से किए हुए हैं उनको तो चलो फिर भी ठीक है, वो बहुत समय हो गया तो भूल गए होंगे मेथड वगैरह, लेकिन आप लोगों का तो करेंट है, तो इसलिए ताज़ा ताज़ा तो आपको और सारे मेथड्स वगैरह तो याद होने चाहिए, ठीक है। बहुत आसान होता है, आप लोग बस अपने अपने आप को उस शिक्षक की जगह रखिए, क्वेश्चन आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा कि आप उस परिस्थिति में क्या करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना ऑप्शन विद्यालय पर भार बढ़ा देगा। ऑप्शन शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की क्षमता रखता है। ऑप्शन नंबर थर्ड एक काल्पनिक लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर डी जिनमें क्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए, आपको क्या लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि जो है सॉरी डी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए कौन सा होगा। हाँ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा के परिवर्तन की क्षमता रखता है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, कोई भी स्पेशल चाइल्ड, चाहे वो दिव्यांग हो या कुछ भी कोई प्रकार का हो सकता है, ठीक है। अब उन बच्चों को जो शामिल करते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या होगा, शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। यानी शिक्षण का जो उद्देश्य है, ठीक है, शिक्षण का उद्देश्य दृष्टिकोण हो गया, विषय वस्तुओं को परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हमारा, विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन है, ऑप्शन देख लेते हैं।
सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर बी गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है, वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा, जल्दी से बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा, सॉरी, ऑप्शन हमारा डी, यानी कि सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। अब इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से युक्त बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अलग अनुभव को बढ़ाती है। बिल्कुल सही है। देखिए, मान लीजिए अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बच्चे, अलग अलग सामाजिक क्षेत्र से, आर्थिक क्षेत्र वाले बच्चे, अलग अलग बच्चे आते हैं, ठीक है, और एक साथ कंबाइन होकर एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, तो वो अधिगम अनुभव को, विद्यार्थियों का अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि हर क्षेत्र का, हर संस्कृति का बच्चा एक दूसरे को इफेक्ट करेगा। हर संस्कृति का बच्चा, मान लीजिए, जैसे कि एक उदाहरण दे सकता हूँ कि जैसे कोई अलग 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 स्टेट की बात करें, अलग अलग स्टेट से भी तो बच्चे आकर पढ़ सकते हैं, या फिर अलग अलग एक ही राज्य के बच्चे हैं, एक ही जिले के बच्चे हैं, अलग अलग संस्कृति से हो सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग संस्कृति वाले बच्चे जब एक साथ बैठ के पढ़ेंगे तो उनको एक दूसरे की संस्कृति सीखने का मौका मिलेगा। अलग अलग सामाजिक क्षेत्र या आर्थिक क्षेत्र से आते हैं तो उनको एक दूसरे की परेशानियां, एक दूसरे की जो है क्षमताएं, एक दूसरे के जो है अच्छी चीजें, सब चीजें एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा और उनके अधिगम अनुभव को बढ़ाएगा जो चीज। तो ये कह रहा है कि बिल्कुल सही है, ये जो है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही बात है, बच्चे अपने साथी से अनेक कौशल सीखेंगे। आपको तो पता है ना, बच्चे देख कर सीखते हैं एक दूसरे से। देख, जैसे वो कहा जाता है ना, हम लोग के बिहार में कहा भी जाता है कि देखा देखी का पाप करना, देखा देखी पुण्य करना। वही बात है, बच्चों पे ये चीज़ लागू होती है। बच्चों को आप देखते होंगे, बच्चे के जब छोटे होते हैं, छोटे बच्चों को देखिएगा, जब उनके माता पिता खाएंगे तभी उनको भूख लगेगा। ऐसे खान दिन भर घूमते रहेंगे लेकिन नहीं खाएंगे, लेकिन जब माता पिता किसी को खाते देखेंगे तब वो खाने जाएंगे। तो ऐसे ही किसी चीज़ को देख रहे हैं, कोई कोई चीज़ काम कर रहा है, ठीक है, पढ़ने बैठा है कोई साथ में, ठीक है, तब वो पढ़ने बैठेंगे, नहीं तो ऐसे पढ़ने से रहे वो। तो बहुत सारी चीज़ें वो देख के करते हैं, ठीक है, उनको भी देख के करने का मन होता है। तो इसी तरह से बच्चे जो है एक दूसरे से देख के ही सीखेंगे। सही कह रहा है कि सही, अपने बच्चे अपने साथियों से नए कौशल सीखते हैं। अगला प्रश्न है, सुनने में असमर्थ बच्चा ऑप्शन नियमित विद्यालय में अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन बी नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड है, श्रवण अक्षमता वाले बच्चों को विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। ऑप्शन नंबर डी है, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा नहीं पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, आप फटाक से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको क्या आंसर लगता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। जैसा कि आपको पता है कि समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ जो है इंटीग्रेटेड मैनर में और एक साथ समावेशी रूप में जो है, एकीकृत नहीं, समावेशी रूप में आपको जो है पढ़ाना है। यानी कि सब बच्चों को ऐसा अलग अलग नहीं छांटना है, एक समान माहौल उपलब्ध कराना है। बल्कि अगर कोई दिव्यांग बच्चा है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा रियायत दे सकते हैं, लेकिन रियायत देना है, लेकिन उसको ये फील नहीं कराना है, उस पर दया नहीं करनी है या दया वाले फील नहीं करानी है, उसको समानता का अधिकार देना है, ठीक है। तो अगर नियमित विद्यालय में रखा जाएगा तो बिल्कुल अच्छा कर सकता है, बस सही साधन उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। ऑप्शन, वो बहुत ही तुनक मिजाज होता है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, यानी सेकंड ऑप्शन, वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। ऑप्शन नंबर थर्ड है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वो कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाक से आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। अब देखिए, मान लीजिए प्रतिभावान विद्यार्थी है, ठीक है,
स्पेशल चाइल्ड है। तो जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है, प्रतिभावान विद्यार्थी होता है, स्पेशल चाइल्ड होता है, वो क्या होता है, अब उसके लिए ये सारी चीज़ें आसान होती है, बहुत सारी चीज़ें जो आप पढ़ा रहे हो वो आसान होती है। अब क्या करोगे, उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि बच्चों को जो है उसको बिजी रखोगे, ठीक है। उस, उसके लिए गतिविधि जो है, कक्षा की गतिविधि और चुनौतीपूर्ण करोगे, नहीं तो वो उब जाएगा बिल्कुल। और उसके से उसका जो है धीरे धीरे जो है पढ़ाई से जो है मन हटने लगेगा। वह क्या फ़ायदा, जो है सर पढ़ाते हैं वो सारी चीज़ें मुझे आती हैं चाहिए। तो उसको भी देखिए, सारे बच्चों को जैसे समावेशी शिक्षा कहता है कि सारे बच्चों को एक समान नहीं करना है। अब एक समान करने का मतलब ये नहीं कि जो है जो स्लो लर्नर है उसको भी वही चीज़ पढ़ाया जा रहा है वही स्पीड से, और जो फास्ट लर्नर है या स्पेशल चाइल्ड है, गिफ्टेड चाइल्ड है, उसको भी सेम। क्योंकि वो चीज़ जो गिफ्टेड है वो जल्दी काम कर लेगा उस चीज़ को, क्योंकि उसका जो आईक्यू लेवल भी ज़्यादा होता है। तो क्या होगा, वो फिर बोर होगा, और स्लो लर्नर है वो सीख ही नहीं पाएगा। इसलिए समावेशी रूप से पढ़ाना तो है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि सबका अधिगम अच्छे से हो, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता पुरस्कार देकर। ऑप्शन नंबर बी है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के साथ संबंधित करके। ऑप्शन नंबर थर्ड है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देके। ऑप्शन नंबर फोर है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। तो ये प्रश्न मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। आपने अगर हमारा पूरा वीडियो देखा होगा पहले का, जितने भी मैंने पेडागोजी के क्वेश्चंस कराए हैं, उसमें मैंने ये प्रश्न को ऐड किया था, तो आपने देखा होगा। इसका करेक्ट आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर फटाक से इसका आंसर लिखिए। तो हम यहाँ आंसर डिस्कस कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि विषय वस्तु को जो है विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। देखिए क्या कह रहा है, आप ये देख लेते हैं। जो शिक्षिका है, शिक्षिका जनरली यूज किया जा रहा है, शिक्षक या शिक्षिका जो अपने हिसाब से समझ सकते हैं, ठीक है। हमें जेंडर बायसनेस में नहीं जाना है, ठीक है, या जेंडर स्टीरियोटाइप क्रिएट नहीं करना है। तो एक शिक्षिका या शिक्षक जो है अपनी प्राथमिक कक्षा में, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और होना चाहिए था, यहाँ पे आपको स्लैश दे करके देना चाहिए था। खैर, एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। जो प्रभावी अधिगम कराना है उसके लिए क्या करना होगा, विषय वस्तु जो है, पाठ्यक्रम है या विषय वस्तु जो भी है, उसको विद्यार्थियों के जीवन के साथ रिलेट करके आप पढ़ाइएगा, तो वो चीज़ें उसको अस्थायी होगी, अधिगम उसके लिए अस्थायी होगा, ठीक है, वो अच्छे से सीख पाएगा। अगला प्रश्न हमारा, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब देखिए, पहले आपको क्वेश्चन नहीं वाला में कराता था, तो यहाँ नहीं और सही दोनों आपको ध्यान रखना है, कौन सा सही बोल रहा है, यानी कि बाकी तीनों ऑप्शन जो है, एक कथन कोई सही है यानी कि बाकी तीनों जो है गलत होगा। अब देखिए, देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी है बच्चे समस्या समाधान करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। ऑप्शन नंबर डी है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। इसका क्या होगा आंसर, जल्दी से फटाक से आप बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। इसका होगा ऑप्शन नंबर हमारा, ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे फटाक से, ए बी सी डी कौन सा सही होगा। ए बी सी सही होगा, ए बी डी सही होगा, या बी सी डी सही होगा, इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, अब आप बताएंगे फटाक से। तो आपने उम्मीद है कि आपने आंसर बता दिया होगा कमेंट बॉक्स में। चलिए हम लोग डिस्कस कर लें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन, ये सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए बच्चे जो हैं, यहाँ कह रहा है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे जो है निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं है बल्कि सक्रिय प्राप्त करता है। वो सक्रिय रहेंगे तभी जो है ज्ञान के जो है, वो जो जब एक खाली बर्तन की तरह नहीं है, वो सृजन करता है, ठीक है, प्राप्त करता ही नहीं। अब है बच्चे समस्या समाधान करता है, बिल्कुल सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बिल्कुल सही है। और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, बिल्कुल सही है। ये सारी चीज़ें सही हैं, तो इसलिए बी सी डी सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पसंद आया होगा, और जो डिस्कशन है वो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप लोग जो है टेस्ट सीरीज हम लोग जो डाल रहे हैं संडे को, वो आप लोग जो है अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं करें, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। जो मैंने देखा हूँ मैं कि बहुत सारे लोग उसमें सीरियस हैं, बहुत सारे लोग जो है अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके स्कोर भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। रियली आप लोग का जो है, जो लोग भी जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है उनका तो मैं बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सीरियस हो।
और आप लोग को याद रखिए, आप ही जैसे लोग हैं जो जिनको कोई नहीं रोक सकता। और बाकी लोग, या आप लोग एनआईएस से किए हो या डीएलएड किए हो या रेगुलर से डीएलएड करो बीएड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग सीरियस नहीं हो, ठीक है, तो आप लोग, मैं क्या कहूँ, आप लोग के लिए बेकार है, ठीक है। बहुत सारे लोग सीरियस हैं, ठीक है, वो सिर्फ वीडियो देखते नहीं है। जैसे जो मैं विधि बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में वो आंसर लिखते हैं, ठीक है। अगर कहीं डाउट हो रहा है, मैं बोलता हूँ कि अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सॉल्व करूँगा। वो कमेंट में लिखते हैं, मैं उनको डाउट सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है, आपको किसी तरह की समस्या हो वो भी लिखिए। बहुत सारे लोगों ने किया, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं आप लोग, तो बहुत सारे लोगों का जो है, बहुत सारे लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया। जितना वीडियो आप लोग देखते हो उतना भी लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया, मैंने उनका देखा, जो जो जिन्होंने किया उनका स्कोर काफ़ी अच्छा है। कीप इट अप। आप लोग जो है, आप ही लोग हैं, आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता, ये तो गारंटी मैं दे सकता हूँ कि आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आप लोग अपना यही उत्साह, यही जोश बनाए रखिए। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।